परिमल सर को अगर इलेक्शन लड़ना होता 2014 में, 19 में, 24 में हमारे सामने इलेक्शन हुए हैं और तब हुए हैं जब हमारे पास स्ट्रेंथ थी। बहुत बड़ी ताकत होते हैं युवा, कितनी ब्रांचेस कितने शहरों में चल रही हैं, लेकिन बेटा हमारे 0.000% भी नहीं है हमारे दिमाग में कि हमें इलेक्शन लड़ना है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने इस प्रोफेशन से। इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड कभी कहीं मिल ही नहीं सकता। तो हम सबके लिए तीसरा टेन्योर है ये बीजेपी का। मैं कभी भी अपनी जिंदगी में मैंने किसी, बेटा आप सुनो ध्यान से, पॉलिटिकल पार्टी को मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब ये वीडियोस आई ना कि 50 वोट के बदले एक नौकरी, या अब तो मेरे दोनों लड़के लग जाएंगे, या अब तो कौन था वो बिल्लू, उसको डीएसपी लगवा देंगे, फिर ये एक चैलेंज हो गया कि अगर ऐसे लोग लगेंगे तो फिर वो मजदूरों के, किसानों के, जो ईंट के भट्टे पे काम करते हैं, जिस बच्चे के पिताजी नहीं है, जिसके घर में साधन नहीं है, उसका क्या होगा। जैसे तुमने नोटिस किया परसों शाम तक ये था कि बीजेपी हारेगी, सबके मन में था कि हमने, जैसे परिमल सर इकलौते थे जिनको था कि भाई बीजेपी 100% जीतेगी, अदरवाइज चारों तरफ से माहौल था नेगेटिव। बीजेपी ने मिठाई भी नहीं मंगवा रखी थी, ये था कांग्रेस जीतेगी, और कांग्रेस ने रथ और घोड़े और जलेबियां, और हमारे सामने एग्जाम्पल है कि कैसे एकदम से चीजें बदलती हैं। एक्चुअली सारा माहौल एक तरफा कांग्रेस का था, लेकिन लास्ट में जो ये परिमल सर ने मैसेजेस दिए ना, और जो ये यात्राएं की, इनसे इतना फर्क पड़ा बेटा। ये यूथ था जिसने वो 20-25 से उठा के और 50 के लपेटे में पहुंचा दिए। बीजेपी नहीं जानती थी। अब देखो, दोदवा जी कह गए कि सीएम जब भी सोनीपत में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ लेके आऊंगा। सीएम की यात्रा तो होनी ही होनी है। हम लोग इस बात में शुक्र मनाएं कि अब देखो, जैसे कई लोग कह रहे थे राजनीति में आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों बातें करते हो। अगर बेटा अपनी बात सुनानी है ना, तो या तो लोग बहुत कॉन्शियस हो, हमारे नेता, हमें दिख रहा है कि हमारी राजनीति उतनी ताकतवर नहीं है, तो फिर हम डायरेक्ट राजनीति में ना जाएं, लेकिन अपना प्रभाव राजनीतिक जो लोग हैं उनके दिमाग पे इतना बनाएं कि भैया अगर तुमने लोगों की नहीं सुनी, इन बच्चों की नहीं सुनी, तो तुम्हारी सरकार को रफा दफा कर देंगे। अब हमें सरकार में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। परिमल सर को अगर इलेक्शन लड़ना होता 2014 में, 19 में, 24 में हमारे सामने इलेक्शन हुए हैं और तब हुए हैं जब हमारे पास स्ट्रेंथ थी। बहुत बड़ी ताकत होते हैं युवा, कितनी ब्रांचेस कितने शहरों में चल रही हैं, लेकिन बेटा हमारे 0.000% भी नहीं है हमारे दिमाग में कि हमें इलेक्शन लड़ना है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने इस प्रोफेशन से। इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड कभी कहीं मिल ही नहीं सकता जितना इस टीचिंग प्रोफेशन में है। और देखो, जब ये जो लोग जाते हैं ना राजनेता, हम सबको पता है हारे हुए हर आदमी ने 20 से 30 करोड़ तो अपने मुंह से कह रहे हैं खर्च हुए, जो हार गए। इतने रुपए लगा के वो भीड़ इकट्ठी करते हैं। तुम ये सोचो, एक एक आदमी को बॉटल, एक शराब की, पैसे सब बांटने पड़ते हैं। ये रियलिटी है, सब जानते हैं। लेकिन अगर हम देखें, आईसीएस के स्टूडेंट्स एक सर के सिर्फ एक इशारे पे यहाँ से ट्रेन भर के बस में बैठ के जैसे तैसे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सर कहते हैं। कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए। ये एक्चुअल में हमारी ताकत नहीं है बेटा, ये तुम सब हो जिनकी ताकत के सामने अब पार्टीज को आने वाले टाइम में झुकना पड़ेगा। 2014 में कोई पार्टी किसी कोचिंग की तरफ नहीं देखती थी। 19 तक उनको था कि ये कोचिंग वाले इलेक्शन के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। 24 में ये क्लियर हो गया कि इलेक्शन नहीं लड़ना हमें। 24 में बीजेपी ने फील किया कि हमें इलेक्शन में अगर जीतना है तो यूथ की पावर चाहिए, और यूथ सबसे ज्यादा आईसीएस के पास है। और हमने बहुत पहले से कह रखा है, गलत नीति अगर बीजेपी बनाएगी तो भी हम विरोध करेंगे। पेंडेमिक में ना परिमल सर ने एक लाइव वीडियो बनाई थी यूट्यूब, इस पर, फेसबुक पर। उसमें सर ने बिल्कुल खुलेआम चैलेंज किया था कि मैं कोचिंग खोलूंगा। शराब के ठेके खुल गए, सब कुछ खुल गया, सिर्फ कोचिंग के अलावा। और परिमल सर ने ये बिल्कुल शब्दशः कहा था कि क्या करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, अगर गिरफ्तार करेंगे तो मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूं, मैं मंडे को कोचिंग खोलूंगा। ये इतनी वायरल हुई वीडियो, इतनी वायरल हुई, ये नेशनल टीवी पे चली 2020 में। और तुम देखो उसका प्रभाव ये रहा कि कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल दिए गए।
उस टाइम पे सबने क्या कहा कि बीजेपी के एंटी हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस हैं मेरी भी, परिमल सर की, जो सब लोग कहते हैं कांग्रेस के एजेंट हैं। लोगों को ऐसा लगता होगा क्योंकि हम सरकार की गलत नीतियों का खुल के विरोध करते थे। मैंने स्पष्ट कहा था जब ये चिराग योजना आई, राहुल गांधी ने मेरे नाम के साथ उसको अपने ऑफिशियल पेज पर, राहुल गांधी को जो ब्लू टिक वाला, कई साल पहले की बात है, उसने लिखा कि बबीता मैम की बात सुनिए। बहुत लोगों को लगा होगा कि हमारा कोई पर्सनल रिलेशन है, हम नहीं जानते उनको। उन्होंने हमारी वीडियो का इस्तेमाल किया ये कह के कि देखिए ये मैम बीजेपी के बारे में लोगों की आंखें खोल रही हैं। हमारा तो कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मतलब नहीं, वास्ता नहीं, लेकिन बहुत लोगों को लगा कि मैम और सर को शायद कांग्रेस वाले पीछे से वो कर रहे हैं, उनके एजेंट के रूप में ये काम कर रहे हैं। बेटा जब बीजेपी गलत थी हमने खुल के बीजेपी को गलत बोला। आज जब लगा कि कांग्रेस के लोग ऐसे ऐसे बयान देके सरकार बनाना चाहते हैं, तो परिमल सर देखो 10-15 दिन से ज्यादा काम कर रहे थे क्योंकि ये बयान वायरल हो रहे थे। हमें और तुम्हें, मैं तुम्हें भी कहूंगी, किसी को राजनीति में नहीं जाना, हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है। और हम ये भी नहीं कहते मुफ्त में हमें नौकरियां दो, ना हम कहते कि मुफ्त में बच्चों को नौकरियां दो। हम ये कहते हैं पेपर निकालो, 5 साल लगातार इनको मौके दो, जो इनमें से काबिल हो उसको नौकरी तक ले जाओ, और जो नहीं पढ़ता, नाकाबिल है, उसको बेशक पीछे छोड़ दो। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि सबको लगाओ, ना ही सब लगने चाहिए। जो मेहनती हैं, जो योग्यता जिसके अंदर है और जो दिन रात एक करता है, चाहे उसके पिताजी मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, किसी ईंट के भट्टे पे काम करते हैं, किसी आलू प्याज की या सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं, उस बच्चे को पढ़ने का मौका तो दो। बस इतनी गुजारिश, और इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पॉजिटिव पता है क्या रहा कि बीजेपी ने ये फील किया कि जैसे इतनी चीज कैसे बदली, तो ये सब जबानी कह रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा योगदान ये स्टूडेंट्स का रहा, यूथ का रहा। यानी अब तुम्हें ध्यान में रखा जाएगा, यही हमारा टारगेट था। अब बहुत सारे एमएलए, मंत्री स्टूडेंट्स की बात को वहां उठाएंगे और उसके लिए काम करेंगे। जैसे 2014 में हमारे लिए मुश्किल था, हमारी बात कैसे संसद तक पहुंचे या कैसे वहां तक पहुंचे, विधानसभा। एक चीज तो तुम मानोगे ना, नीतियों के बिना तुम और हम कुछ नहीं है। अगर नीति खराब बनी तो तुम और हम क्या करेंगे? हम तो नीतियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब 5 साल नीति आएगी, बिना खर्ची, बिना पर्ची, मौके मिलेंगे, तो तुम सब पढ़ लिख रहे हो, इसका फायदा मिलेगा। अगर नौकरियां ही ना निकले तो फिर क्या करोगे पढ़ के, और आगे क्या करेंगे? तो हम सबके लिए जरूरी था कि राजनीति में इतनी पकड़ मजबूत रखें कि कम से कम नीतियां सही बने, चाहे वो इसको दबाव माने या वो कुछ भी माने। लेकिन अब इस सरकार में परिमल सर की इतनी एमएलएस के साथ, इतनी मंत्रियों के साथ कम से कम एक बात बन गई कि वो हक से कह सकते हैं कि भाई युवाओं के लिए ये वाले मौके तुम्हें देने पड़ेंगे, तुम्हें टाइम टू टाइम 5 साल नौकरी निकालनी पड़ेगी। एक हमारी सरकारों की गंदी आदत पता है क्या थी? बिल्कुल एग्जाम जब लेते थे, पेपर लेके, और नौकरी तब देते जब ये हो गया ना भाई हमारा चुनावी साल आ गया, पूरे साल लटका के रखते 4 साल। सीईटी का मुद्दा हम देखें, 4 साल में एक बार हुआ। तुम में से मैक्सिमम लोगों ने सीईटी भरा ही नहीं क्योंकि तुम्हारे सामने निकला ही नहीं। अब ये बात हम बुलंद आवाज में कहेंगे कि सीईटी हर साल हो। जो बच्चे सीईटी में नहीं आ पाते, जो इस साल 12वीं में है, किसी कारण मिस हैपनिंग हो गई, नहीं दे पाया, तो उसे 4 साल का वेट ना करना पड़े। हर साल सीईटी का पेपर लिया जाए, हर साल बच्चों को कम से कम मौका दिया जाए। उनसे गलती हो गई, नहीं पढ़े, नहीं ध्यान दिया, कम से कम अगली बार एक बार धक्का खा के उसे लगे कि यार 1 साल हो गया पढ़ते पढ़ते, अब सीरियस होके मुझे पढ़ लेना चाहिए। तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो रही थी? बल्कि तुम तो लकी हो बेटा जो इस साल में आए हैं ना, तुम सब ब्लेस्ड हो। तुमसे पहले वालों ने इतना भुगता है, 4-4 साल तक बैठे रहे। उस दिन शिव आया था यहाँ पर, शिव की कहानी सुनी थी, उनके बैच की गलती नहीं थी, निकली नहीं नौकरियां, निकली तो पेपर हुए, लीक हो गए, फिर आगे डेट, फिर आगे डेट। 5 साल लगभग उस बैच ने संघर्ष किया, तब जाके अब उनकी ज्वाइनिंग हुई। तुम लोग लकी हो, ब्लेस्ड हो, तुम्हारे टाइम पे सरकार के कानों तक ये बात टाइम से पहुंच गई कि भैया नौकरियां देनी पड़ेंगी। इस बार बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा था बिना खर्ची, बिना पर्ची, तो कितनी पॉजिटिव बात है। इससे पहले मुद्दे क्या होते थे? या तो मुद्दे होते थे धर्म के, मेन तो धर्म के, हिंदू मुसलमान, या जात पात के। इस बार जात पात वालों को पीछे धकेल दिया और जो मेन मुद्दा रहा वो बिना खर्ची, बिना पर्ची। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है बेटा। और अब ढंग से जम के पढ़ो। अब बहुत अच्छा मौसम आ गया पढ़ने के हिसाब से। पहले ह्यूमिडिटी, गर्मी ज्यादा थी, अब रोज रोज मौसम सही होगा, पढ़ने में टाइम ज्यादा लगा देना, ठीक है। और अब ये देखो, इस महीने में
बेटा ये बातचीत मत करो, जो बिल्कुल नए आए ना उनके भी काम की बातें हैं ये। कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं, उन्हें पता नहीं साल कैसे भाग जाएंगे। इस महीने के बाद तीसरे महीने यानी अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आरपीएफ के एग्जाम हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 2 लेवल पे नौकरी निकाली थी, एक कांस्टेबल और एक एसआई, दोनों की नौकरियों के पेपर आ गए दिसंबर में। जनवरी में तुम्हारा एसएससी ये वाला अपना जीडी का पेपर है, एनटीपीसी का पेपर भी बहुत जल्दी होगा। अब ये सीईटी दोबारा से आएगा, उम्मीद है 1-2 महीने के अंदर इस साल में सीईटी करा लेंगे। सीईटी का मतलब होगा पहला बैरियर जो तुम्हें नौकरियों तक जाने से रोकेगा। उस बैरियर पे ऊंची जंप मार के आगे की लाइन में खड़े रहना है, ताकि जब भी नौकरी निकलेंगी अब, क्योंकि अब सरकार तक हमारी बात जानी ही जानी है हर हाल में। एचएसएससी वालों से लगातार कांटेक्ट में है, उन्होंने कहा कि जल्दी ही सारा काम करेंगे। यही सेम बात, हम कोई भी नेगेटिव बात तो कह नहीं रहे ना, हम कह रहे कि सिर्फ आईसीएस के बच्चे लगा दो, हम तो कह रहे हैं सिर्फ पेपर ले लो, जो बच्चे योग्य हो उनको लगा लो, चाहे वो हमारे हों चाहे बाहर के हों, किसी भी कास्ट के, किसी भी तरह के, गांव के, शहर के। तो ये फेयर कंपटीशन होगा बेटा। अब जम के पढ़ लो, अब घर बैठ के टाइम खराब मत करो, डेली आना, डेली क्लासेस लेना, क्लास बंक नहीं करनी। ये 5-7 महीने है ना, बहुत ज्यादा जम के मेहनत करो। जिन बच्चों ने एडमिशन अभी लिया है उन्हें टारगेट रखना है 25 की नौकरियों का। जिनके एडमिशन को हो गया 1 साल 1.5 साल लेकिन पेपर नहीं हुए, वो बिल्कुल तैयार हैं। पहला पेपर होते ही एकदम से, जैसे होता है ना कि भाई एकदम गिद्ध दृष्टि कि देखो और एकदम से ग्रैब कर लिया, तो ये नौकरियां लेने का साल है बेटा। 25 तुम्हारे लिए लकी साल होगा। तुम उस जनरेशन में आए हो जब लोग जागरूक हैं। आज से 5 साल पहले जागरूक करने पड़ते थे। तुम सब इतने जागरूक हो कि जो पार्टी 20-25 अपने मन से सोच के बैठी थी, अभी दोदवा जी ने क्या कहा कि मेरे पास सारे फोन आ रहे थे कि भाई तुम तो हारोगे। बीजेपी खुद भी नहीं जानती थी कि बीजेपी जीत जाएगी, और वहां फिर ये 50 के लपेटे में पहुंच गए। ऐसा जादू या तिलिस्म से नहीं होता, ये स्टूडेंट्स के कारण हुआ, ये यूथ के कारण हुआ। एक बच्चा एक नहीं है, एक यूथ उसके परिवार के साथ है। कितने बच्चों के मैसेजेस आए कि मैंने अपने सारे फैमिली के, सारे दोस्तों के वोट बीजेपी को दिलवा दिए। ये बीजेपी के खुद के लिए भी अचंभा है। हरियाणा में हैट्रिक बना ली। हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई पार्टी 3 बार आई हो। हुड्डा जो है हमारे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके पिताजी संविधान लिखने वाली सभा के मेंबर थे। संविधान सभा की वो जो किताब में तुम्हें दिखाते ना संविधान की, उस पर सिग्नेचर हैं इनके पिताजी के। लेकिन उनकी सरकार भी 2 बार के बाद तीसरी बार में डूब गई थी, आ नहीं पाई थी। बीजेपी ऐसी पहली पार्टी है हरियाणा में जिसने लगातार 3 कार्यकाल, 2 पूरे कार्यकाल और तीसरा स्टार्ट हो गया। इस तीसरे का 100% योगदान ये यूथ ने दिया। पहला कारण था लहर चली थी 2014 में मोदी जी की। 19 में गिरते पड़ते सरकार बनी थी, बहुमत में नहीं थी, 40 सीट थी इनकी। इनको जेजेपी की 10 सीट लेके हाथ मिला के गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। ये पहली बार है जब बिना लहर के, क्योंकि लहर तब थी जब मोदी जी दिल्ली में भारत में बैठे थे। इस बार तो दिल्ली में भारत में बीजेपी की सरकार को खुद ही लाले पड़ गए थे, 240 पे अटक गए थे ना, उनको भी देखो 12 और 16 वो अपने साथ मिलाने पड़े। तो ये सिर्फ लहर के कारण नहीं हुआ, ये राजनीति समझ के कारण भी हुई है। और आगे भी अगर सरकार ठीक से काम करेगी तो हमारा मत सरकार के साथ है। अगर सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो हम बिल्कुल आंख बंद करके नहीं कहेंगे कि हम सरकार के साथ हैं। जहां सरकार का कोई स्टेप गलत दिखेगा, अपनी बुलंद आवाज में उन तक ये बात पहुंचाएंगे। और अब सीएम साहब यहाँ आएंगे बेटा, तो बहुत तमीज तहजीब से सबकी बात रखेंगे ताकि उनके कानों तक वो बात पहुंचे। कई बार पता है क्या होता है, जो ऊंचे पद पे बैठा होता है ना, हम नीचे हैं, हम तो जनता है, जनता सबसे नीचे होती है। जनता से सबसे ऊपर तक बात पहुंचाने की ना स्टेजेस होती हैं। हम किसी को बताएंगे, वो दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को, फिर उसके पीए तक, फिर उसके कानों तक। तो वो बात ना बदल जाती है कि हम क्या चाहते हैं और उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जब वो सामने आके हमारी बात सुनेंगे और जब वो देखेंगे भाई ये यूथ नॉर्मल परिवारों का है, ये सच में मेहनत कर रहा है, तो फिर उनके मन में आएगा कि हाँ हमें इनको मौका देना चाहिए। तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। और अभी भी जब तक वो नहीं आते, क्योंकि बेटा कोई भी इंसान सोचो बहुत बिजी होता है, उन्होंने फोन उठा लिया, ये बड़ी बात है। आज सब लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं, दिल्ली
दिल्ली में बैठ के बातचीत होगी ना कि भाई जब हमारी 25-30 सीट हम सोच रहे थे तो 50 के लपेटे में कैसे पहुंची, मंथन तो करेंगे। हर पार्टी हारने का और जीतने का मंथन करती है, तो उस मंथन में ये भी होगा कि एकदम से तस्वीर कैसे बदली, युवाओं के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, मेहनत करो, ये 5-6 महीने जी जान लगा दो बेटा, और अब नेगेटिविटी में मत रहना। जब इतना नेगेटिव दौर था बीजेपी का, परिमल सर को था कि बीजेपी जीतेगी। मैं अगर सच बताऊं तो मेरे मन में पता है क्या था कि अगर नहीं जीते ना तो कम से कम अपोजिशन तगड़ी बनी रहे, ताकि ये कांग्रेस को मनमर्जी ना करने दें। मेरे मन में ये था कि भाई अगर ना भी जीते तो कोई नहीं, अपोजिशन तक भी ताकतवर रहे। ये मुझे भी नहीं था, किसी को भी नहीं था, पर परिमल सर वेरी फर्स्ट डे से कह रहे थे कि बीजेपी ही आएगी। उसके पीछे का लॉजिक ये था कि स्टूडेंट्स जिस तरफ चलते हैं ना, हमेशा राजनीति उसी तरफ मूव कर जाती है। और स्टूडेंट्स इस बार इन 10-20 दिनों में वायरल वीडियोस के कारण कांग्रेस का भट्टा इन्हीं लोगों ने बैठाया जो ये 50 वोट पे नौकरी की बात कर रहे थे। सच बात है ये, जो ये सिल्लू डिल्लू किस किस को लगवा रहे थे ना, ये कांग्रेस के लिए, हाँ डीएसपी लगवा रहे थे, नौकरियां दिलवा रहे थे। ये सच में कांग्रेस का भट्टा इन्होंने बैठाया। घमंड ले डूबता है आदमी को। और मैंने फिर भी कह दिया बेटा 100% हम आंख बंद करके नहीं बैठेंगे, बीजेपी से अच्छे काम करवाएंगे, बच्चों के हक की बात अपनी सामने रखेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तो हमारी बातों को विधानसभा तक उठाया जाएगा, क्योंकि अब हम सत्ताधारी दल को अपनी बातें सुना सकते हैं, समझा सकते हैं डायरेक्ट। मेरी तरफ से आज इतना ही। और लड्डू परिमल सर ने सुबह 6-6:30 ही ऑर्डर दे दिया था कि भाई आईसीएस के हर एक बच्चे का मुंह मीठा करवाना है, क्योंकि उन्हीं के बेटा जलेबी तो डूब गई। अब चाशनी ज्यादा गाढ़ी होके जलेबी बैठ गई नीचे, है ना। लड्डू खाओ, खुशी में लड्डू खाते हैं। लड्डू कहाँ पर है? इनके सामने से एक एक लेके, ताकि उठा लें अपने आप। अरे यहीं खिला दो ना, और क्या, यहीं खिला दो बेटा। मैं तो बहुत थोड़ा सा लूँगी, ये टूटा हुआ ही ले लूँगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक लड़कियों की तरफ से घुमा दो, एक लड़कों की तरफ, है ना। यहीं से शुरू कर दे बेटा, वो सबसे पहले उसको खिला दे। अरे उसको खिला दे, उधर से ला, अंदर भी खिला दे।